Hello everyone, I am काजल जैन एंड दिस इज़ कॉमर्स हब। इसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का पहले चैप्टर नंबर 2 है जो वो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पहले हम जो है चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उनके अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे वो अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और कौन कौन सी टर्म्स उनके बिज़नेस में उनकी फर्म में अप्लाई होती है। ठीक है, तो चैप्टर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इतना मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो इसको। इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स मैं करवाने वाली हूँ उसके इस वीडियो की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कुछ थियोरेटिकल चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। मतलब 100% है ये चीज़, 100% श्योर हूँ मैं कि क्वेश्चन जो है ना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहे कितने भी मार्क्स में है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ठीक है, और एक थियोरेटिकल, इसके अंदर से थ्योरी भी आती है। तो इसके अंदर ये चैप्टर में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को सीरियसली आपको करना है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का बेस है। सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एंड देन फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये पार्टनरशिप, इसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। ठीक है, इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडशिप। सोल ट्रेडशिप का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान अकेला सोल अपना खुद का बिजनेस करता है, ओनली 1 पर्सन। ठीक है, तो उसकी जो कैपिटल होती है वो भी उसकी लिमिटेड ही होगी, क्योंकि एक इंसान कितनी कैपिटल लगा लेगा, उसकी कैपिटल लिमिटेड होगी। ठीक है, उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटीज़ है वो भी लिमिटेड ही होगी। एक इंसान पूरे बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटीज़ होगी वो भी लिमिटेड होगी। उसका जो बिज़नेस है वो भी क्या चलेगा, लो स्केल पर चलेगा, क्योंकि वो कितने ही पैसे लगा लेगा। और जो भी रिस्क होगा वो उसका अकेले का होगा, तो रिस्क भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, वो एक अकेला पर्सन है जो बिज़नेस कर रहा है, और अगर इन द केस फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक सेल करनी पड़ सकती है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि उसको लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक सोल ट्रेडशिप में लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी कैपिटल और उसकी एबिलिटी दोनों ही क्या होती है, लिमिटेड। इसीलिए सोल ट्रेडशिप के बाद एक टॉपिक आया कि क्यों ना पार्टनरशिप में काम किया जाए, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, 2, 3, 10, 20, 30, 40, जितने भी पार्टनर होंगे उस फर्म में, उन सभी की एबिलिटीज़ इंक्लूड होगी, तो एबिलिटीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। उन सभी का पैसा इंक्लूड होगा, तो कैपिटल भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, बिज़नेस हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं फिर, और रिस्क भी सब में बंट जाएगा, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी के अंदर रिस्क क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उनकी लाइबिलिटी जो है कुछ हद तक जो उनकी लाइबिलिटी होगी वो कुछ हद तक क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो पार्टनरशिप जो है उसको सोल ट्रेडशिप से बेटर समझा जाता है। अब पार्टनरशिप जो है वो होता क्या है, पार्टनरशिप जो होता है वो रिलेशन होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। जो भी 2 पार्टनर होंगे उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। ये बात तो जाहिर सी बात है ना, कि अगर 2 लोग या कितने भी मर्जी लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पर्सन हो, लेकिन हाँ 2 पर्सन तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक इंसान तो क्या खुद के साथ पार्टनरशिप करेगा, 2 तो मिनिमम है ना, कि कम से कम 2 इंसान होने चाहिए। लेकिन उनके बीच में सबसे ज़रूरी क्या है, दैट इज़ ट्रस्ट एंड फेथ। उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, उनका म्यूचुअल रिलेशन, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। और इसी ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पार्टनरशिप अकाउंट, इसीलिए हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हैं एक ऑनेस्ट और एक्यूरेट मैनर में, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब पार्टनरशिप अकाउंट प्रिपेयर ऐसे तो होंगे नहीं कि सबने अपने अपने रूल्स बना लिए, नहीं, पार्टनरशिप के एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी, अब वो रूल्स जो है स्टडी करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दी हुई है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या चीज़, एंड उससे रिलेटेड सभी प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस है, वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाना पड़ता है ताकि वो पार्टनरशिप अकाउंट एक ऑनेस्ट और एक्यूरेट मैनर में बने, हमें सच और झूठ का पता साफ साफ पता चल जाए, ठीक है। हमारा जो पार्टनरशिप है वो हमारी लॉस में है कि प्रॉफिट में है वो हमें साफ साफ पता चल जाए। पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप का एक बेसिक सा मीनिंग माइंड में हो गया कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिसकी वजह से कैपिटल उनके पास लिमिटेड, मतलब सोल प्रोप्राइटर की ना ये लिमिटेशंस है ना। और इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम कौन कर रहा है, कौन इन सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर रहा है, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इन सारी की सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर रहा है। देखो, पार्टनरशिप की हेल्प से हमारे पास लाइबिलिटीज़, कैपिटल क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगी, हमारी एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी, हमारा स्केल क्या हो जाएगा, हमारा स्केल अच्छा हो जाएगा बिजनेस का, और रिस्क भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि रिस्क का भी बाटा उसमें बंट जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब पार्टनरशिप क्या कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस थी उनको क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। देखिए, द पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट जो कि रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू सम लॉफुल बिजनेस, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिन्होंने एग्री किया होता है कि वो कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस ही करेंगे, लीगल बिजनेस करेंगे, और उसके अंदर जो भी उनको प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसे अपने एक दूसरे के बीच में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिटर्न, ओरल, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि मिलकर एक लॉफुल बिजनेस करते हैं एंड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गई डेफिनेशन पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 1932 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच का रिलेशन, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाई जाती है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सारा काम करते हैं लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस सभी को बंटता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं 15 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 पार्टनर्स है, या तो वो 15 के 15 पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड है। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, सारे जो बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी काम होते हैं उनमें सब में 15 के 15 इंक्लूड है। या फिर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर से 8 पार्टनर्स है जो कि क्या करते हैं, काम करते हैं। 8 पार्टनर्स तो काम करते हैं और 7 जो पार्टनर्स है वो काम नहीं करते, लेकिन वो कैपिटल लगा रहे हैं, रिस्क उठाने को तैयार है, लेकिन वो काम नहीं करते, समझ गए। तो फिर भी जो प्रॉफिट होगा वो इन 15 के 15 को मिलेगा, जिस भी रेशो में ये डिसाइड करेंगे। आगे समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सभी उसको कैरी करे बिजनेस को, और या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कुछ एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम करे, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की एक
पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दी हुई है। अब आगे चलते हैं हम। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गया। दो या दो से ज़्यादा लोग कुछ लॉफुल बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर, मतलब ये तो एक थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, कि इन पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइन हैंड, मतलब कि हाथ मिला लेते हैं, टू सेटअप अ बिजनेस, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहली फीचर पार्टनरशिप की, सबसे पहली फीचर क्या होगी, 2 और मोर पर्सन, कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया ना कि पार्टनरशिप कोई एक इंसान तो करेगा नहीं, पार्टनरशिप या तो दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, मिनिमम दो तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो हमें चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। लेकिन इसने मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्होंने ये बोला है कि जो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 तो होने ही होने चाहिए। इन दिस इशू सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 है, इन दिस इशू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 लिमिट्स द नंबर ऑफ पार्टनर टू 10 फॉर अ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस। मतलब कि अगर हमने कोई बैंकिंग बिजनेस किया है, जैसे कि हमने कोई प्राइवेट बैंकिंग स्टार्ट की है, कोई प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं, अगर हमने उस टाइप की कोई पार्टनरशिप की है, तो 1956 इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिमिट लगा दी कि उसके अंदर 10 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। एंड जो 20 पार्टनर्स की लिमिट लगाई है फॉर अ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, और दूसरे टाइप के बिजनेस के लिए 20 की एक लिमिट लगा दी कि 20 होने चाहिए और उसमें मैक्सिमम 10 होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो लिमिट्स होती है टाइम टू टाइम चेंज कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, बट अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। ये भी बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा ही ना पार्टनर्स के बीच में, वरना तो लॉस हुआ और पार्टनर्स छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक लॉफुल एग्रीमेंट बनता है सभी पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट बिकम्स द बेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो ये एग्रीमेंट होता है ये क्या होता है? बेस होता है। दिस एग्रीमेंट इज़ द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट। वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट ओरल एग्रीमेंट जो है वो इतना ज़्यादा लॉफुल नहीं होता, इसीलिए प्रेफरेबल है कि रिटर्न एग्रीमेंट ही हो, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि रिटर्न ही होना चाहिए। और ये किसी फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए हो सकता है, या फिर अपनी मर्जी से भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है ना पार्टनरशिप कर ली और बोल दिया कि 5 ईयर्स तक रहेगी ये, 5 ईयर्स के बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने बोल दिया। एक होता है पर्टिकुलर वेंचर मतलब हमने एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए एग्रीमेंट किया है। पर्टिकुलर मोटिव है हमारा कि हमें जो है एक पर्टिकुलर कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करने के लिए हमने पार्टनरशिप की है, या फिर एट विल हमने अपनी मर्जी से पार्टनरशिप की है। तो पार्टनरशिप क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि बेस बनता है पार्टनर्स के रिलेशनशिप का। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये किसी ना किसी फिक्स पीरियड के लिए होता है, या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए होता है, या फिर एट विल होता है, ठीक है। थर्ड जो इसका फीचर आता है वो है बिजनेस। अब पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो की किस लिए जाती है? कोई बिजनेस करने के लिए की जाती है ना, ऐसे ही तो है नहीं कुछ भी हमने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस। तो पार्टनरशिप जो होता है उसका पर्पस क्या होता है? ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस। कोई लॉफुल बिजनेस करना ही उसका जो है मोटिव होता है, और वो बिज़नेस करता क्यों है? विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए तो वो करता है ना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप का मतलब क्या है? वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, और वो बिज़नेस क्यों स्टार्ट करेगा?
अपनी अर्निंग प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो बिजनेस करेगा ना, ऐसे तो बिजनेस करेगा नहीं, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, मान लेते कोई एक प्रॉपर्टी है, मान लेते कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर ना 3 पर्सन है ABC, 3 लोग हैं ABC और उन तीनों का राइट है इस बिल्डिंग के ऊपर, तो क्या ये पार्टनरशिप हुई? नो, इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर को ओनरशिप होना इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो हमने प्रॉफिट कमाने के लिए किया है, एक ऐसा बिजनेस जो किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, जस्ट किसी के ऊपर अपनी ओनरशिप होना, वो भी पार्टनर्स में, बहुत सारे लोगों के बीच में, दैट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस जो रन किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, फोर्थ होती है म्यूचुअल एजेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, द पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो उसे सभी चलाते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सबके लिए काम कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि जो भी पार्टनर होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ में। ठीक है, किसी को कोई मनाही नहीं होती, वो हमारी इच्छा होती है कि हम सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। एंड ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर इज़ बाउंड बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। किसी दूसरे ने अगर कोई काम किया है तो उसके लिए जिम्मेवार कोई और पार्टनर भी होता है। मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के काम के लिए जिम्मेवार होगा। ये नहीं कि अगर किसी पार्टनर से लॉस हो गया तो वो लॉस अकेला वही झेलेगा, नहीं, जितने भी पार्टनर्स होंगे, जैसे अगर एक ने प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे ही अगर एक ने लॉस कर दिया तो वो लॉस भी सभी पार्टनर्स मिलकर सफ़र करेंगे। ठीक है, तो ईच पार्टनर इज़ बाउंड, बाउंड मतलब वो बंधा हुआ है, बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के एक्शन से भी वो बंधा हुआ होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के बाहर नहीं, जो भी उस पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक म्यूचुअल एजेंसी होती है बिटवीन द पार्टनर्स, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। समझ में आ गया म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि हर एक पार्टनर अपने काम के लिए भी बाउंड है और दूसरों के काम के लिए भी बाउंड है। पार्टनरशिप इज लाइक इट मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हर पार्टनर अपने या अपने साथ वाले पार्टनर के एक्टिविटी का जिम्मेवार होगा। तो इट इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी। ये नहीं कि किसी ने काम किया तो सिर्फ वही जिम्मेवार होगा, किसी ने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट सिर्फ उसे ही मिलेगा, वो सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेदर देयर इज़ अ प्रॉफिट और एनी लॉस। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो इनका रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट जैसा होता है। क्यों? क्योंकि एक एजेंट की तरह, एजेंट का क्या काम होता है कि अपने जो ओनर है उसकी बात मानना। ठीक है ना, तो एक एजेंट की तरह हर पार्टनर बाइंड होता है दूसरे के काम के लिए। ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। जैसे कि आपके एजेंट ने अगर कुछ गलत काम कर दिया, आपका एजेंट है कोई, आपका सबॉर्डिनेट है कोई, उसने कोई गलत काम कर दिया तो उसकी जिम्मेवारी आप पर आएगी। ऐसे ही पार्टनरशिप में होता है, अगर कोई किसी पार्टनर ने एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कामों के लिए बाइंड होता है तो वो एजेंट हो गया। और एज अ प्रिंसिपल ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। वो खुद भी बाउंड होता है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट पे। मतलब कि अगर उससे कोई गलत काम हो गया तो वो भी सभी पार्टनर्स झेलेंगे, और अगर किसी दूसरे पार्टनर से कोई गलत काम हो गया तो वो भी उसे झेलना पड़ेगा। तो एक पार्टनर एक टाइम पे प्रिंसिपल भी है और दूसरे ही टाइम पे वो एजेंट भी है। ठीक है, वो प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा पार्टनरशिप में। विदाउट दिस फीचर, अगर ये फीचर नहीं है ना किसी पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप ही नहीं हुई, फिर तो वो ओनर और सुबॉर्डिनेट और सुपीरियर वाला रिलेशन हो गया ना। ठीक है ना, पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि सभी मिलके काम कर रहे हैं, पार्टनर्स है वो। पार्टनर्स मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनमें वो चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी या उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो उन्होंने डिसाइड की हुई होगी। तो
पार्टनर्स एक टाइम पे एजेंट भी होता है और एक टाइम पे प्रिंसिपल भी होता है। नेक्स्ट हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट फीचर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही करते हैं हम इसके अंदर, हम प्रॉफिट जो भी हम अर्न करते हैं उसको शेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जो है इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच का रिलेशन है, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि एग्री होते हैं कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। एंड द शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड, और जो लॉस होता है ना वो इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम कैपिटल लगा रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम नहीं लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे प्रोविजंस में, हमारे एग्रीमेंट में वो चीज़ मेंशन नहीं है और बाद में वो लोग लॉस सफ़र नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लॉस नहीं शेयर कर रहे तो वो पहले ही डिसाइड होगा, ठीक है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉस भी शेयर करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, जैसे कि हम NGOs खोलते हैं मिलके, है ना, हम कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं मिलके, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है, टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो पार्टनरशिप होएगी। अगर प्रॉफिट नहीं हम कमा रहे तो वो पार्टनरशिप नहीं है। उसके बाद आता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की लाइबिलिटी कैसी होती है, देखो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी भी होती अनलिमिटेड ही है, बट फ़र्क क्या है कि वहाँ पे सोल ट्रेडर में, सोल ट्रेडर जो था एक इंसान अकेला ही सब कुछ लाइबिलिटीज़ ले रहा था, लेकिन इसमें सभी पार्टनर्स मिलके लाइबिलिटी करेंगे तो लाइबिलिटी कुछ कम हो जाती है, होती अनलिमिटेड ही है, ठीक है। ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स, मतलब हर एक पार्टनर लाइबल होता है उस चीज़ को पे करने में, मतलब हर एक पार्टनर की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी अगर आपके ऊपर लोन है, कोई भी आपके ऊपर पैसे उधार हैं तो वो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है, सबको मिल के विद द ऑल अदर पार्टनर्स, एंड ऑल्सो इंडिविजुअली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। और वो इंडिविजुअली भी, मतलब जैसे कि मान लो एक पार्टनर ने बैंक से लोन लिया था तो बैंक वाले तो उसी पार्टनर को पकड़ेंगे ना, क्योंकि अगर उसने अपने नाम से लिया है बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर उसने फर्म के नाम पे लोन लिया है तो फिर फर्म के सभी पार्टनर्स को पकड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, लेकिन सभी पार्टनर्स मिलके उस लाइबिलिटी को पूरा करते हैं। आगे समझ में। तो ये हमारे फीचर्स थे। तो कौन कौन से फीचर्स थे, सबसे पहले हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करते टाइम, एक एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए उनके बीच में, एक पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए जो प्रॉफिट कमा रहा हो, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब म्यूचुअल उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो प्रिंसिपल भी होता है एक टाइम पर, एक टाइम पे वो एजेंट का काम भी करता है, प्रॉफिट शेयर करते हैं वो आपस में। एंड नेक्स्ट इज़ कि उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब आता है पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। यस, अब पार्टनरशिप इज़ फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट, ये तो हमने पढ़ा, जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट से बनती है। तो इट इज़ असेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके ऊपर सभी के सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स एग्री करें। इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन रिटर्न। देखो लॉ ये नहीं कहता, लॉ में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न में ही होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई फ्यूचर में गलत फहमी ना रहे, अगर हमने लिखा हुआ होगा तो वो ज़्यादा प्रूफेबल है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने के लिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, कि हमें हमेशा एक रिटर्न एग्रीमेंट को ही प्रेफर करना चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर साइन हो सभी पार्टनर्स के और जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर द एक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सारी लिखी हुई होती है। पार्टनरशिप के बारे में सारी असेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं बोलता कि वो एग्रीमेंट जो है रिटर्न में ही होना चाहिए। बट
सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एग्रीमेंट रिटर्न में ही बनाएं और उसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन भी लें और फिर उसे रजिस्टर करवाएं अंडर द एक्ट। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, अब सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बारे में एक और चीज़ पढ़ेंगे। अ डॉक्यूमेंट, देखो पार्टनरशिप डीड की एक छोटी सी डेफिनेशन, ऐसा डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जो कि रिटर्न में होता है, जिसके अंदर विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अंदर एग्रीमेंट की सारी टर्म्स होती है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एंड इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द डिटेल, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी डिटेल होती है अबाउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप। द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड, जो कंटेंट है पार्टनरशिप डीड का उसे हम अल्टर कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। अल्टर मतलब चेंज, कि हम इसको चेंज कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स राजी हैं, सभी पार्टनर्स की सहमति है, तो हम इन पार्टनरशिप डीड के कंटेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके कंटेंट होते क्या क्या हैं वो देखते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले कंटेंट में फर्म का क्या नाम है और फर्म का जो एड्रेस है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। सारे के सारे पार्टनर्स का नेम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस टाइप का है, क्या उसका नेचर है, ठीक है, वो उसके अंदर पता होना चाहिए कि बिज़नेस हम किस टाइप का कर रहे हैं, हमारी फर्म का मकसद क्या है, वो सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल हर एक पार्टनर लगा रहा है या कितनी लगाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कितनी कंट्रीब्यूट कर दी और कितनी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हर एक पार्टनर की अलग अलग लिखी हुई होती है कि किसने कितनी कैपिटल लगाई। ड्राइंग्स का मतलब है कि हम जो है, जो पार्टनर्स है वो अपनी फर्म से कितना पैसा ले सकते हैं, वो पर्सनल यूज़, हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है वो कितना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कितना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं, वो भी अमाउंट लिखी होती है एक लिमिट तक। उसके बाद उन्होंने वो पैसा लिया है तो बिज़नेस उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा बदले में, तो वो इंटरेस्ट बिज़नेस चार्ज करेगा या नहीं, पहले तो ये चीज़ लिखी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस चार्ज करे। वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, और अगर ऐसा है इफ़ सो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, ये उसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि कब जो है फाइनल अकाउंट बनेंगे फर्म के और कौन सी डेट पर उन अकाउंट्स को हम क्लोज़ करेंगे, ये सब कुछ मेंशन होता है पार्टनरशिप डेट के अंदर। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म हमने कब शुरू की, ये चीज़ लिखी होती है उसके अंदर। हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी होती है, कि जो अकाउंट होगा बैंक में वो किसके नाम से ओपन होगा, फर्म के नाम से या फिर किसी पार्टनर के नाम से, कौन जो है चेक को साइन करेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है किस में होती है, पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे शेयर करेंगे, किस रेशो में शेयर करेंगे, द रेशो, किस रेशो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो डिवाइड होंगे अमंग द पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश, कि कितने पीरियड के लिए जो है पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की गई है। अभी हमने बोला था ना कि पार्टनरशिप जो है या तो किसी फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाती है या किसी फिक्स वेंचर के लिए या फिर एट विल। तो अगर फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है तो कितने फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है। ठीक है। और अगर हमें डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप को ख़त्म करना, अगर हम पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका मोड क्या होगा, मतलब कि उसका मेथड क्या होगा, कौन से मेथड से हम पार्टनरशिप को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो ये भी सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जैसे हमने पैसे लिए हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या होती है, ड्राइंग। ऐसे ही हम अब देखो, जब हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की, तो बिज़नेस ने हमसे क्या चार्ज किया, बिज़नेस ने हमसे चार्ज किया क्या, उसके ऊपर इंटरेस्ट, हमने बिज़नेस को उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल दे रहे हैं, हम बिज़नेस को पैसे दे रहे हैं, हम कैपिटल दे रहे हैं, तो बदले में हम बिज़नेस से क्या ले सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात, कि अगर बिज़नेस हमारी ड्राइंग्स पे हमसे पैसे चार्ज कर रहा है तो हम भी
बिजनेस से पैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो कैपिटल लगा रहे हैं ना बिजनेस में। तो अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, तो किस रेट पर दिया जाएगा वो भी उसके ऊपर मेंशन होता है। जैसे ड्राइंग्स के टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरते हैं, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं अपने बिजनेस को, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना बिजनेस से। आगे आती है सैलरी एंड कमीशन। क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी उसके काम के लिए? अगर हाँ तो कितनी दी जाएगी वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। पार्टनर्स की क्या राइट है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या लाइबिलिटीज़ है, वो सभी उसके अंदर मेंशन होता है। ऑडिटिंग का मतलब है कि अगर हम फर्म की बुक्स ऑडिटेड करवाना चाहें, ऑडिटेड करवानी है या नहीं पहले तो ये देखेंगे, और अगर करवानी है तो ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे। अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर होता है उसको हम अपॉइंट कैसे करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस टाइम पे हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। गुडविल का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है कि गुडविल के तौर पे हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की कितनी वैल्यू है। तो उस वैल्यूएशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में कंटेन होता है। ये एडमिशन और रिटायरमेंट कंप्लीट आएगा आपके 12th में। तो गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड भी इसके अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे। हमारे डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। डिसोल्यूशन मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो कैसे डिस्प्यूट सोल्व होगा। देखो, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या उसको सॉल्व करने के लिए कोई आर्बिट्रेटर बुलाना पड़ेगा, और अगर वो बुलाना पड़ेगा तो उसको किस तरीके से हम बुलाएंगे। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट, सारे के सारे रूल्स पार्टनरशिप डीड में होते हैं, ठीक है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सेफ कस्टडी कैसे होगी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ कैसे रखेंगे, या कोई भी अदर मैटर जो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है वो सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड में सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गई। एक बार रिवाइज करें तो क्या क्या था। सबसे पहले फर्म का एड्रेस, फर्म का नेम और एड्रेस, पार्टनर का नेम और एड्रेस, बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस का नेचर क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी है हर पार्टनर ने, कितना ड्राइंग किया है पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कितने पैसे लिए हैं, और कंपनी हमारे बिजनेस ने उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा हमारी फर्म का, कब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और कब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, पार्टनरशिप फर्म हमने कब शुरू की उसकी डेट, जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे रिलेटेड सारे रूल्स कि किसके नाम पर अकाउंट होगा, कौन चेक साइन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो हमारी क्या रहेगी, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, पार्टनरशिप कब एस्टेब्लिश होगी और उसको डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, जो कैपिटल हमने अपने बिजनेस को दी है, बिजनेस हमें उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, अगर कोई पार्टनर सैलरी लेना चाहता है तो हम उसे कितनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे, हर पार्टनर की क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटीज़ है, हम अपनी फर्म की बुक को कैसे ऑडिट कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पर कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे पार्टनर के, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो उस टाइम क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, हमारे अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम कैसे उसको सेटल करेंगे, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे और उन्हें कैसे सेफ रखेंगे, और भी अदर मटेरियल जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो सभी के सभी पार्टनरशिप डीड में आ जाते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, या पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती। इन केस अगर कोई चीज़ पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं हो तो फिर हम उनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर ऑल द मैटर। नॉर्मली तो पार्टनरशिप डीड में वैसे सभी ही मैटर कवर हो जाते हैं रिलेटिंग टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो किसी मैटर पर, या फिर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, तो कुछ प्रोविजंस है
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो प्रोविजंस क्या क्या हैं? द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लेते हैं कि हमारे पार्टनरशिप डीड में हमने अपनी रेशो शेयर नहीं की कि हम किस रेशो में प्रॉफिट करेंगे शेयर, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड और एग्रीमेंट की एब्सेंस में अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या रहेगी? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी हमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा फर्म का वो इक्वली शेयर किया जाएगा बाय द पार्टनर्स, ठीक है। चाहे उनकी कैपिटल कितनी भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे नहीं देखा जाएगा। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा उसे क्या कर लेंगे? इक्वली बांट लिया जाएगा। अगर समझ में। उसके बाद हमारा आता है सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट अलाउ करना है, ये बोला हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है, लेकिन उसका रेट मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। देखो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। पहली बात तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो बात ही खत्म। इन केस द डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में ये बोला गया है कि पेमेंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है, बट डज नॉट स्पेसिफाई द रेट, लेकिन रेट स्पेसिफाई नहीं है, तो इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? एट द रेट ऑफ 6%, उनकी कैपिटल का 6% उन्हें पे किया जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से पे किया जाएगा। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तभी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट पेएबल इफ फर्म इनका लॉसेस। अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं तो चाहे डीड में कुछ भी लिखा हो, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगी, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट द फर्म विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, ठीक है। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का मतलब होता है किसी पार्टनर ने फर्म के लिए लोन प्रोवाइड करा है, लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। इफ़ एनी पार्टनर प्रोवाइड्स अ लोन, अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है फर्म को, ठीक है, तो उसे जो है इंटरेस्ट मिलेगा, देन ही इज़ अलाउड टू गेट इंटरेस्ट, और उसे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम पर। बट इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इन इंटरेस्ट को हम पे करेंगे चाहे फर्म में लॉसेस भी क्यों ना हो, समझ गए। मतलब कि इनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आती है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कोई सैलरी और कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता पार्टनर्स को, ठीक है। उसके बाद हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस की एक्टिविटी में। हर एक पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक ऑफ फर्म, कि हर एक पार्टनर बुक ऑफ फर्म देख सकता है, अकाउंट्स देख सकता है फर्म के, और उनकी कॉपी तक करवा सकता है। ये हर एक पार्टनर का राइट है। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसे सभी का कंसेंट चाहिए, ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिना कंसेंट के जब तक सारे पार्टनर्स राजी ना हो कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या एब्सेंस हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी हमारी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी रहेगी इक्वल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6%, बट ओनली प्रॉफिट, कि सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट होगा तब, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%, और ये जो है ज़रूरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना ही देना है। उसके बाद कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। उसके बाद हर पार्टनर बुक्स देख सकता है, हर पार्टनर्स बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, और बिना परमिशन के, बिना सभी पार्टनर की परमिशन से कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता फर्म में, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने इसके अंदर पढ़े हैं। इस वीडियो में हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करी है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी ऐसे लाइटली नहीं लेना है। तो इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, मीनिंग पार्टनरशिप का, फीचर्स पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसके जो कंटेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, और इसके एब्सेंस में कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनमें से एक चीज़ पेपर में पूछ ली जाती है, और
ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अकाउंट्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्लास 11th क्लास 12th ये दोनों बेस होता है आपके। आप चाहे आगे कुछ भी करना चाहे, आप CA करना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कुछ भी करेंगे तो आपके लिए 11th-12th बेसिक है। इसीलिए 11th-12th को सीरियसली लो और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर हम इसके प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करेंगे, पहले आप इसकी थ्योरेटिकल अच्छे से समझो और इसके नोट्स प्रिपेयर करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइम से मिल जाए और आप उसको प्रिपेयर कर सको। और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो